चैप्टर 5 अर्निंग्स पावर वैल्यू। अर्निंग्स पावर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अगले चैप्टर में सिखाया गया है। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया गया है कि अर्निंग्स पावर वैल्यू रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट से ज़्यादा कब होती है। इसमें फ्रेंचाइज के बारे में बताया गया है कि फ्रेंचाइज वैल्यू क्या चीज़ होती है। तो इसमें ऑथर एग्जाम्पल देते हैं टोस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो ये कंपनी 10 मिलियन नेट इनकम हर साल कमाती है और सारी की सारी अर्निंग्स ये अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब अर्निंग्स एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। और जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी फाइनेंस करने के लिए पैसे देते हैं वो 10% एनुअल रिटर्न मांगते हैं कंपनी से वापस अपने पैसे के बदले में। और अब आप ये भी एज्यूम कर लो कि रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट्स इस कंपनी के लिए 40 मिलियन है, तो अर्निंग पावर वैल्यू 100 मिलियन है। मतलब 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आप 10 मिलियन हर साल नेट इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी कि 25% रिटर्न हर साल। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के कॉम्पिटिटर सेंटर करेंगे इस इंडस्ट्री में, सब टोस्टर बनाने लग जाएंगे। तो जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी टोस्टर की, तो टोस्टर के प्राइस गिर जाएंगे। और अगर कोई कंपनी अपने टोस्टर को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगी तो बाकी भी एडवर्टाइजिंग वगैरह पे पैसे खर्च करके उसे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिजाइन बदलेगी कोई कंपनी, दूसरे भी बदल लेंगे। तो कंपटीशन की इतनी मारामारी होगी, कंपनी के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो अपने प्राइसेस डिक्रीज करे या फिर अगर वो अपने प्राइस डिक्रीज नहीं करेगी तो कम यूनिट बिकेंगी उसकी। तो दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिट कम ही होने वाला है। कॉम्पिटिटर्स तब तक एंटर करते रहेंगे टोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब तक जो अर्निंग पावर वैल्यू है वो रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट्स के इक्वल नहीं हो जाता। मतलब जब तक कंपनी की अर्निंग्स पावर वैल्यू 40 मिलियन नहीं हो जाती तब तक कॉम्पिटिटर्स एंटर करते रहेंगे। तो ऑथर बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कोई कमोडिटी बेच रही है या फिर कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रही है। न्यू एंट्रेंट तब तक एंटर करते रहेंगे जब तक अर्निंग पावर वैल्यू रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट्स के इक्वल नहीं हो जाता। फिर ऑथर एग्जांपल देते हैं मर्सिडीज बेंज का। मर्सिडीज बेंज 1960s में बहुत ही जबरदस्त ब्रांड हुआ करती थी। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्चा था और उस टाइम पे उसके बहुत ही हाई प्रॉफिट्स हुआ करते थे। लेकिन बाकी भी यूरोपियन जो कार मेकर थे जैसे BMW, जैगुआर, रोवर, सिट्रन, प्यूगवाट, ये सब मार्केट में आ गए। और 1980s में जापानीज कार मेकर आ गए। होंडा ने अपनी एक्यूरा निकाल दी, निसान ने इन्फिनिटी, टोयोटा ने लेक्सस। तो जब 1980s में जापानी कारें आने लगी यूरोप में तो मर्सिडीज के सारे जो हाई प्रॉफिट थे सब इरोड हो गए। और ऐसे ही लिंकन और कैडिलैक जो USA में एंजॉय करती थी ना अपनी, वो भी खत्म कर दी जापानी कारों ने। तो ग्लोबलाइजेशन हुई थी ना जब लग्जरी कार मार्केट में, कस्टमर्स का तो फायदा हुआ था जो खरीदार है, लेकिन सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई थी। ऑथर बोलते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती कोई फ्रेंचाइज। ऑथर बोलते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम में और प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज में बहुत फर्क होता है। ब्रांड नेम कुछ नहीं है अगर कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, क्योंकि ब्रांडिंग खुद में कोई सोर्स नहीं है वैल्यू का। वैल्यू सिर्फ तब क्रिएट होगी अगर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि न्यू एंट्रेंट्स को नहीं मिल सकती। मतलब इनकम्बेंट्स हैं जो, उनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है न्यू एंट्रेंट्स के पास जो नहीं हो सकती, यानी कि फ्रेंचाइज वैल्यू है उनके पास। तो ये किस तरह की होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो कुछ तरह की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहली होती है गवर्नमेंट लाइसेंसेज। इसमें होता है केबल फ्रेंचाइज होगी, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन स्टेशन हो गए, टेलीफोन कंपनीज, फिर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज होगी। तो इनके पास लोकल फ्रेंचाइज होती है और कोई नहीं एंटर कर सकता यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ इन्हें ही परमिट किया होता है इनका काम करने के लिए। फिर दूसरी होती है कॉस्ट में। कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो सकती है? अगर आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हो और जो नए एंट्रेंट है वो इतनी लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे टेक्नोलॉजी है, उसमें जो इनकम्बेंट होते हैं उन पे कॉस्ट एडवांटेज की बजाय कॉस्ट डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ सस्ती होती जाती है। तो जो न्यू एंट्रेंट है उनको सस्ते में मिल जाती है टेक्नोलॉजी। तीसरा है रेवेन्यूज। रेवेन्यूज में कैसे हो सकती है? कस्टमर डिमांड बहुत ही जबरदस्त है। मतलब हमारे कस्टमर इतने लॉयल हैं कि जो न्यू एंट्रेंट है वो हमारे कस्टमर छीन ही नहीं सकते चाहे कुछ कर ले। जैसे कोका कोला के पास है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि लोकल कोला कोई ट्राई नहीं करेगा, लोकल शराब किसी कंट्री की या एरिया की लोग ट्राई कर लेंगे। तो दूसरा रेवेन्यू में यह है कि सर्चिंग कॉस्ट ज्यादा होती है कईयों की। तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई बंदा कोई पॉलिसी ले रहा है तो वो दूसरी पॉलिसी नहीं लेना चाहेगा बहुत इजीली जब तक वो कम प्रीमियम पे नहीं देते। और अगर दूसरी कंपनी कम प्रीमियम पे देगी तो वहीं पे लॉस हो गया फिर उसका। फिर इसी में एक और है हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है। जब हाई स्विचिंग कॉस्ट
में होता है जैसे लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की आदत पड़ी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो कोई और यूज करना ही चाहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी आदत डाली हुई है। जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं पहले से, वो एप्पल के अलावा कुछ और यूज करना ही चाहेंगे। जैसे आप कहीं भी देख लो, कॉलेजेस में देख लो, बैंक्स में देख लो, पुराने सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप नया सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लोगों को सिखाने पे भी आपको खर्चा करना पड़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। और ज्यादातर लोग काफी रिलक्टेंट होते हैं, सीखना नहीं चाहते लोग। तो जो सबसे सिग्निफिकेंट और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है ना, वो होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंबाइंड विद कस्टमर डिमांड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आप बहुत सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी कॉस्ट बहुत कम है किसी चीज को बनाने की, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल खुद में सफिशिएंट नहीं है। अगर आपकी कस्टमर डिमांड नहीं है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मार्केट शेयर जो सेकंड हाईएस्ट बंदा है उससे थोड़ा सा भी ज्यादा है ना, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो आपके पास बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपको कोई नहीं बीट कर सकता। आपकी बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी होगी, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन होंगे। तो जिन कंपनीज के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है वो यही काम करते हैं, स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा देते हैं, लोगों की हैबिट्स होती हैं जो उनको रीइंफोर्स करते हैं कि ताकि बार बार परचेज करें लोग। जैसे जिलेट है, कोका कोला हो गया कि पानी की जगह कोक पी लो। जिलेट यूज एंड थ्रो निकाला था उन्होंने ताकि बार बार लोग मेरा ही प्रोडक्ट खरीदें, आदत पड़ जाए उन्हें। और सर्चिंग कॉस्ट भी इंक्रीज कर देते हैं। वो धीरे धीरे फीचर्स बढ़ाते रहते हैं तो लोग सर्च करने की सोचते नहीं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो ऐसी कंपनीज जिनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं और कस्टमर डिमांड होती है स्ट्रॉन्ग, तो ये कंपनीज चार्ज ज्यादा नहीं करती, चार्ज उतना ही कर रही हैं जितनी बाकी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत कम है। और ज्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक पर्टिकुलर रीजन में होती हैं। कई बार वैसे नेशनली या ग्लोबली भी हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली ये रीजनली होती हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही होती हैं, सारे उसमें नहीं होती। जैसे IBM की मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट की थी डेस्कटॉप में। तो वॉरेन बफे ऐसी कंपनी से ढूंढते हैं जैसे जिलेट होगी, कोका कोला होगी, क्योंकि इनमें एकदम अंधे वाली कस्टमर लॉयल्टी होती है और कॉस्टिंग कुछ होती नहीं इनके प्रोडक्ट्स की। तो फ्रेंचाइज वैल्यू होती है अर्निंग पावर वैल्यू और रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एसेट्स के बीच का डिफरेंस, प्रोवाइडेड कि आपने सही से एस्टिमेट किया दोनों। और फ्रेंचाइज वैल्यू सिर्फ उन कंपनीज में होती हैं जिनमें एंट्री बैरियर होते हैं, मतलब कि कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है उनके पास। और अगर कोई न्यू एंट्रेंट आएगा तो उनके अगेंस्ट वो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज पे होगा। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि फ्रेंचाइज को ढूंढना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जिसको मास्टर करने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, धीरे धीरे डेवलप होती है ये चीज़। तो लास्ट में ऑथर मर्सिडीज की बात दोबारा करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि जो डायमर कंपनी थी जिसके अंडर मर्सिडीज है, डायमर ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे ब्रांड बनाने में, लेकिन फिर भी वो कॉम्पिटिटर्स को रोक नहीं पाई एंटर करने से मार्केट में। तो ब्रांड खुद में एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट करती, ना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है और ना ही फ्रेंचाइज होती है। जिन चीज़ों से वैल्यू क्रिएट होती है वो होती है हैबिट, सर्च कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर्स की, जिनसे कस्टमर कैप्टिव किए जा सकते हैं। और जो आपके पास ब्रांड है, अगर आप उसकी वैल्यू एनहेंस नहीं कर सकते इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो डायमर थी उसके पास कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थी, तो फिर उसके पास कोई फ्रेंचाइज भी नहीं थी। तभी फिर दूसरी कंपनीज ने मार्केट में एंटर किया और उसके हाई प्रॉफिट सारे बराबर करती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।